बुक की जरूरत नहीं थी मेरी क्लास में, हमारी क्लास में शांत बैठना पड़ता है, बस ये रिक्वायरमेंट है। देखिए फोर्स, फ्रिक्शन और प्रेशर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर में। पूरा चैप्टर है, खत्म मैं कर दूंगा, ठीक है। और फिर आपको जो है एमसीक्यू बाद में डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में। भाई फोर्स के बारे में जब भी बात आएगी, आपको पता है फोर्स सब जगह लग रहा है। मैं यहां पर खड़ा हूं तो मैं जमीन पर फोर्स लगा रहा हूं, पता है ना, और जमीन मेरे पे भी ऊपर को फोर्स लगा रही है, ठीक है। मैं जो है जमीन पर फोर्स लगा रहा हूं, जमीन मेरे पे फोर्स लगा रही है, ठीक है। अगर मैं दीवार पे पुश कर रहा हूं तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। समझ में आया नहीं आया? जैसे ये चौक है, चौक को मैं इसको यहां पर से इसको रिलीज करूंगा तो ये चौक नीचे को आएगा। ये फैन है, फैन को मैं यहां से अगर इस काट दूं रस्सी को तो ये फैन नीचे को आएगा। ये भी एक प्रकार का फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। बात समझ में आया नहीं है? और किसी बॉडी को मैं कांटेक्ट करके धक्का दे रहा हूं या खींच रहा हूं तो ये कहलाएगा हमारा कांटेक्ट फोर्स। पीछे लास्ट मेरी क्लास से बाहर चले जाओ, पहले बता रहा हूं, यहां पर बातें नहीं करनी है और ज्यादा नहीं समझना अपने आप को। 400 में से 400 नंबर नहीं आ रहे तुम्हारे टेस्ट में, है नहीं है? तो मेरे को देखो इधर। तो अगर मैं किसी बॉडी को कांटेक्ट करके उसको डिस्प्लेस कर रहा हूं तो ये मेरा कांटेक्ट फोर्स हो गया। फुटबॉल को फेंक रहा हूं मैं पैर से, है नहीं है? किसी चीज को हाथ से पुश कर रहा हूं या पुल कर रहा हूं तो ये मेरा फोर्स लगा रहा हूं, कांटेक्ट फोर्स में आ जाएगा। और आप किसी बॉडी को, जैसे मैग्नेट है, दो मैग्नेट को ऐसे लेके आओगे तो उसको कांटेक्ट में लाने की जरूरत नहीं है, यहीं से ऐसे डांस करने लगेगा। अगर नॉर्थ नॉर्थ पोल है तो होता नहीं होता? बताओ, चिपकते नहीं है, इधर उधर को भागते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स ऑफ रिपल्सन है वहां पे। क्या है? रिपल्सन का मतलब क्या है? जो एक दूसरे से दूर भागते हैं। अट्रैक्शन का मतलब क्या होगा? जो एक दूसरे के पास आएंगे। अगर इसका प्लस चार्ज है, इसका माइनस चार्ज है तो एक दूसरे के पास आ गए। तो ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हो गया, है नहीं भाई? ग्रेविटेशनल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। दो बॉडी है आपके पास, दो मास बॉडी है, आपने इसको इस कमरे में रख दोगे, अगर 400-500 साल देखोगे बाद देखोगे तो कम से कम यहां पर आते हुए नजर आएंगे। देखो अट्रैक्शन हो गया, हुआ नहीं हुआ? यहां थे, यहां से इधर आ गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये ग्रेविटेशन में होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसमें। क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया? हर जगह स्प्रिंग खींचोगे आप, खींचा स्प्रिंग देखा है कभी आपने? जब स्प्रिंग को ऐसे खींचा था, जब आप इसको आप छोड़ोगे तो स्प्रिंग अपनी जगह वापस आता है। तो वहां पर जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स। कौन सा फोर्स बोलेंगे भाई? स्प्रिंग फोर्स बोलेंगे। अगर आप किसी रस्सी को लटका दोगे कहीं पे और फिर रस्सी में तुम ऐसे करके लटक जाओगे, ऐसे करके, तो रस्सी पर जो फोर्स, रस्सी पे तो टेंशन आएगा, रस्सी में फोर्स आएगा नहीं आएगा? बताओ, आएगा ना? उस फोर्स को बोलते हैं टेंशन फोर्स। क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स। अब ज्यादा फोर्स होगा तो रस्सी टूट जाएगी ना। रस्सी टूटी क्यों? फोर्स ज्यादा लग गया होगा। फोर्स क्या लग गया होगा? ज्यादा। वो टेंशन फोर्स कहलाता है। कौन सा फोर्स कहलाता है? टेंशन फोर्स। तो ये फोर्स बहुत टाइप के होते हैं, है नहीं है? फोर्स जो होते हैं, बहुत किताब में लिखा रहता है, फोर्स एक फिनोमिना है पुश एंड पुल का, जिसके बाद किसी बॉडी की पोजीशन में या तो चेंज होता है या बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करती है। देखिए हम इसको पुश कर रहे हैं, फोर्स तो लगा रहे हैं ना, लेकिन बॉडी मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कर तो रहा होगा कोशिश करने की चेंज। इसको हम लोग फोर्स बोलते हैं। इवन एक ब्लॉक है मेरे पास, एक ब्लॉक है, लंबा सा ब्लॉक है। अगर भाई तुम इसको यहां से इधर को खींचोगे, इसको तुम अगर पुल करोगे, बताओ ये ब्लॉक इधर को आएगा नहीं आएगा? एक ब्लॉक है, इसको ऐसे खींचोगे तो ब्लॉक इधर को आएगा नहीं आएगा? इसका मतलब पता है, एक तो तुम खींच रहे हो, पुल कर रहे हो, मतलब क्या लगा रहे हो तुम? यहां से फोर्स लगा रहे हो। पुल का मतलब हो गया तुम लोग इधर से फोर्स लगा रहे हो। अगर तुम फोर्स लगा रहे हो, देखो ब्लॉक इधर को आया। अब तुम्हें एक चीज पता है, बता दे रहे हम, अंदर ब्लॉक के अंदर क्या है भाई? अरे छोटे छोटे पार्टिकल है नहीं है, छोटे छोटे क्या है भाई? ज्यादा जोर से नहीं बोलना है।
ब्लॉक में जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अब देखिए क्या होता है, ये देखो एक पार्टिकल ये है, ये बोलेगा आ जा आगे को, ये इसको बोलेगा तू इधर को आ, ये वाला इसको बोलेगा तू इधर आ, ये वाला इसको बोलेगा तू इधर आ, ये वाला इधर बोलेगा ये। देखो अंदर भी पार्टिकल्स के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है? फोर्स। कहीं ना कहीं जो ब्लॉक के अंदर पार्टिकल है ना, वो भी एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, तब ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एक्चुअली में बात यह है, मैंने तो खींच दिया बाहर से, जो फोर्स लगाया उसका नाम क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल फोर्स का मतलब होता है जो कहां से लगा रहा हूं? बाहर से लगा रहा हूं, मैं बाहर से खींच रहा हूं किसी बॉडी को। अब ब्लॉक के अंदर क्या हो रहा है नहीं है? ब्लॉक के अंदर आपस में पार्टिकल के आपस में कैसा फोर्स लग रहा है? इंटरनल फोर्स लग रहा है। ये फोर्स जो है एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। भैया आओ आओ, समझ में आया नहीं आया? दिक्कत है? इसीलिए जो है पार्टिकल के बीच में लग रहा है ब्लॉक के अंदर इंटरनल फोर्स, और बाहर से हम खींच रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स है। और यह फोर्स एक प्रकार का कैसा फोर्स है? कैसा फोर्स है भाई? कांटेक्ट फोर्स है। बात समझ में आई नहीं है? दिक्कत है? तो तुमको पता चल गया है कि अगर मैं किसी ब्लॉक को मैं खींच रहा हूं तो ब्लॉक के मॉलिक्यूल के बीच में भी जो है जिससे वो ब्लॉक बना हुआ है। अच्छा, मॉलिक्यूल पार्टिकल क्या हुए? जिससे वो ब्लॉक बना हुआ है। बात समझ में आई नहीं? जिससे वो ब्लॉक बना हुआ पार्टिकल होगी ना, वो भी एक दूसरे को आपस में फोर्स लगा रहे हैं। समझ में आई नहीं है? अब एक रस्सी है, एक रस्सी मेरे पास है, एक रस्सी मैं तुमको दे देता हूं, तुम उधर को खींचोगे, मैं इधर को खींचूंगा, रस्सी में भी फोर्स लग रहा नहीं लग रहा है? बताओ। अरे लग रहा नहीं लग रहा? बताओ। उस फोर्स को बोलेंगे टेंशन फोर्स। क्या बोलेंगे? टेंशन। अरे है तो फोर्स ही, नाम उसको रस्सी में कौन सा दे दिया? टेंशन फोर्स दे दिया। क्या दे दिया भाई लोगों? टेंशन फोर्स। बात समझ में आई नहीं आई? तो उसी रस्सी में जो फोर्स लग रहा है, रस्सी में के बीच में, पार्टिकल के बीच में। अब आप देखो, रस्सी पतली होगी, फोर्स आप ज्यादा लगाओगे तो टूट जाएगी, क्योंकि रस्सी जो है उतनी ताकत को सहने के लिए नहीं बना है। बात समझ में आई है? लेकिन अगर रस्सी मोटी है तो आप कितना भी फोर्स लगा लो, रस्सी नहीं टूटेगी। इसका मतलब क्या हुआ? रस्सी में जो टेंशन फोर्स है वो ज्यादा लग रहा है, और रस्सी उस चीज के लिए बनी हुई है, उस फोर्स को सहने के लिए। समझ में आया नहीं है? तो ये बहुत प्रकार के फोर्स होते हैं। गॉट इट? समझ में आगे नहीं आ गया? तो फोर्स कांटेक्ट भी हो सकते हैं और फोर्स नॉन कांटेक्ट भी हो सकते हैं। समझ में आया? फोर्स नॉन कांटेक्ट भी हो सकते हैं, फोर्स कांटेक्ट भी हो सकते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? दिक्कत है भाई? प्रॉब्लम है? तो फोर्स क्या हुआ? कुछ नहीं है सर, एक प्रकार का क्या है? फिनोमिना है। किसका? बस। इसके बाद क्या होगा? या तो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगी, या तो बॉडी की पोजीशन में चेंज होने वाला होगा। ठीक है, ये गारंटी नहीं है कि चेंज ही होगा। अब दीवार को धक्का दूंगा, दीवार कहां भागेगी भाई? कहीं नहीं भागेगी। बात समझ में आई नहीं है? दिक्कत है? तो इस तरीके से हम लोग फोर्स को समझते हैं। समझ में आया नहीं है? 2 मिनट नोट कर लिए जो लिखा है, 1 मिनट लगाना बस। पानी किसके पास? पानी, वाटर। और बिना बात के समझ में सबके आएगा, लेकिन शांत व्यवस्था के साथ क्लास में बैठना है। एक मिनट लगाइए, 1 मिनट के अंदर नोट करने का कोशिश करो जल्दी से जल्दी, क्योंकि अपनी क्लास में समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू लिखना। गॉट इट? चलिए अब जो है बात करते हैं। अच्छा, एक बार टाइप की बात करते हैं भाई। अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स हमारा 2 टाइप का सर आपने बता दिया है। एक का नाम है कांटेक्ट फोर्स,
और एक का नाम हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स। सर एक का नाम हो गया कांटेक्ट फोर्स और सर एक का नाम हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स। गॉट इट? देखिए, अच्छा, कांटेक्ट फोर्स का मतलब समझ गए, इसमें बॉडी के साथ इंसान का किसी भी दूसरे बॉडी का कांटेक्ट होगा। तो इसका मतलब इसमें कौन से एग्जाम्पल आएंगे मेरे प्यारे बच्चों? एक तो आएगा इसमें मस्कुलर फोर्स। कौन सा फोर्स? अरे आएगा नहीं आएगा बताओ? जिसमें हमारे मसल्स यूज हो रहे होंगे। अगर किसी बॉडी को मैं धक्का दूंगा तो मतलब कहीं ना कहीं वो मस्कुलर फोर्स के अंदर आएगा। और दूसरा एक और बढ़िया सा एग्जाम्पल होता है, उसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स। क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स आपको पता ही है। फ्रिक्शन फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है। मैं चल रहा हूं और जमीन है, तो जमीन और मेरे पांव के बीच फोर्स लग रहा है, उसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स। क्या है? है नहीं है? जो हमेशा बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लग रहा है? पीछे लग रहा है। बात समझ में नहीं आई? तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, फ्रिक्शन फोर्स कहां लग रहा है? पीछे। समझ में नहीं आया? अब जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स, ये 3 प्रकार का हो सकता है। 3 प्रकार का हो सकता है। पहला क्या हो सकता है भाई? टेंशन कैसे नॉन कांटेक्ट हो जाएगा भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसा फोर्स? पहला आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगला आएगा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, और अगला आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक तो आ गया भाई लोगों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा आएगा मैग्नेटिक फोर्स और तीसरा आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे पहले मेरे को देख तो लो, छापने मत लगो भाई। अब देखो, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल। चार्ज सुने? चार्ज। देखिए हमारे घरों में करंट बह रहा है, बह रहा है, हमारे घरों में करंट बह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। क्या फ्लो हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से चार्ज बनता है। क्या बनता है भाई? वो पॉजिटिव भी हो सकता है चार्ज, वो नेगेटिव भी हो सकता है। बात समझ में नहीं आई भाई? अब देखिए, मतलब क्या कहूंगा, फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल। कैसा भाई? फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल। भाई अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे के क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे भाई? और इनको कैसे चार्ज बोलते हैं? लाइक चार्जेस। कैसे चार्जेस बोलते हैं? लाइक चार्जेस। और यह एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल। अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया नहीं आया? तो मैं एक चीज कह सकता हूं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इधर देखो, मैं एक एक करके पूछूंगा यहां खड़ा करके, इसके बाद जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आपका रिपल्सिव फोर्स भी है, वो आपका अट्रैक्शन फोर्स भी। सही बोला? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों नेचर का है, रिपल्सिव भी और अट्रैक्टिव भी। मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों शो करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स आपको पता है भाई, फोर्स बिटवीन मैग्नेट, फोर्स बिटवीन मैग्नेट। दिक्कत है भाई? अब भाई देखो, एक मैग्नेट का ये नॉर्थ है, ये साउथ है, दूसरे मैग्नेट का ये नॉर्थ है, ये साउथ है। बताओ क्या नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे के पास आ गए? तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल। और अगर एक नॉर्थ आ गया, दूसरा साउथ आ गया, एक नॉर्थ आ गया, दूसरा साउथ आ गया, तो यह दोनों मैग्नेट जो है झट से चिपक जाएंगे जैसे जैसे पास आएंगे। समझ में आया नहीं आया? तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूं, जो मैग्नेटिक फोर्स है ये भी कैसा फोर्स है? दोनों नेचर का, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव दोनों का है। थोड़ा बात है शांत, क्योंकि आवाज नहीं पहुंच रही होगी मेरी। अगला है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, यह हम बात करेंगे फोर्स बिटवीन टू मास बॉडी, फोर्स बिटवीन टू मास बॉडी। दो मास बॉडी के बीच का जो फोर्स है उसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ, एक मास ये है m का, दूसरा मास ये है m।
लेकिन एक चीज खासियत है सर, एक चीज यहां इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। हमेशा क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव नहीं होगा। दो मास बॉडी हमेशा एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगी, और कभी भी नहीं करेंगे। हमेशा क्या? कभी भी रिपेल नहीं करेंगे, वह हमेशा एक दूसरे के पास आएंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर ऑलवेज, मैग्नेटिक फोर्स रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है? रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल समझ गए ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द मैग्नेट्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू मास बॉडी। दिक्कत है भाई? 1 मिनट के अंदर इसको नोट करिए, और बिना बात करते हुए। नोट कर लो भाई, नोट कर लो। तुमने नोट क्यों नहीं किया अभी तक, बताओ? तो रफ कॉपी होती है, रफ कॉपी किसी कोई चीज नाम की होती है भाई, क्लास से बाहर कर दे जाओगे, बता रहा हूं। जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करो, ज्यादा टाइम मत लगाओ। हो गया? वेरी गुड, जिसका हो गया वेरी गुड, जिसका नहीं हुआ उसका भी वेरी गुड। चलिए बिठा देते हैं। हालांकि अब जो मैं बताने वाला हूं फोर्स, अभी जो है 2 प्रकार का फोर्स और होता है। एक को हम लोग बोलते हैं बैलेंस फोर्स, और एक को हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स, है नहीं भाई? एक को हम लोग जो है बैलेंस फोर्स बोलते हैं, एक को हम लोग जो है अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं। एक को हम लोग जो है बैलेंस फोर्स बोलते हैं, एक को हम लोग जो है अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं, है नहीं है? आपने पढ़ा होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अगला है बैलेंस्ड फोर्स, और दूसरा हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स। देखो, सबसे साधारण सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। देखिए, हम खड़े हैं यहां पे, मतलब मैं खड़ा हूं या तुम बैठे हो, मेरे पे जो फोर्स लग रहा है वो बैलेंस फोर्स है। क्या है? आपको मैं एक चीज बता देता हूं भाई, ये जमीन है और यहां पर मैं खड़ा हूं, ये जमीन है, यहां पर मैं खड़ा हूं। जितना फोर्स मैं जमीन पे लगा रहा हूं, बताओ। अरे क्या आप जमीन पर फोर्स लगा रहे हैं अर्थ सरफेस पर? सर बिल्कुल लगा रहा हूं मैं। और अर्थ भी जो है उतना ही आपके ऊपर फोर्स लगा रही है। उसको न्यूटन्स का एक थर्ड लॉ है, न्यूटन नाम सुना है? न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। भाई देखो, मान लो तुम दीवार में मुक्का से जितनी तेज मारोगे, अरे उतनी तेज तुम्हारे हाथ में लगेगी ना। जितना तेज एक्शन होगा उतना ही तेज रिएक्शन भी होगा। स्लो मारोगे तो स्लो हाथ में कम लगेगी। तो एक्शन रिएक्शन हो रहा है, एक्शन का रिएक्शन। इसका मतलब है जैसे तुम छत से नीचे कूदोगे तो जितना तेज कूदोगे तो उतना ही ज्यादा चोट लगेगी आपको। बात समझ में नहीं आई? इसका मतलब यह हुआ, अगर मैं जमीन पर फोर्स लगा रहा हूं तो जमीन भी मेरे ऊपर फोर्स लगा रही होगी। समझ में आया नहीं आया? तो मैं जो है जमीन पर फोर्स लगा रहा हूं, नीचे को फोर्स, जिसको बोल देता हूं मैं F1। कितना बोल देता हूं? कोई एक वैल्यू है और उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब आप बताओ, क्या ऊपर को फोर्स लग रहा है? एक लग रहा है, एक ऊपर को फोर्स लग रहा है, फोर्स बाय अर्थ ऑन बॉडी, फोर्स बाय अर्थ ऑन द बॉडी। मान लीजिए ये कितना है?
F2 है। ये फोर्स कौन सा है? फोर्स बाय बॉडी ऑन दी, अरे फोर्स नीचे को लग रहा है ना, अब मैं हूंगा ही तो कहां से फोर्स लगेगा? मैं हूं तभी तो नीचे फोर्स लग रहा है। तो ये वाला फोर्स कौन सा हो गया? फोर्स बाय द बॉडी ऑन द, सर बताओ क्या F1 और F2 दोनों बराबर होंगे? इक्वल होंगे ना? समझ में नहीं आया? अब आप बताओ, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं जो F1 जो है वो किसके बराबर है? F2 के बराबर है नहीं है? बताओ नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कहां है? अपोजिट है। अरे दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। थोड़ा स्लो बोलो भाई, इतना समझ में आ रहा है तो इसका मतलब थोड़ी कि तो भौकाल काट दो यार, थोड़ा सा और लोग भी हैं भाई। एक फोर्स की डायरेक्शन ऊपर को है F2 और दूसरे फोर्स की डायरेक्शन नीचे को है F1 और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना, और दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0 हो गया। नेट फोर्स कितना हो गया? 0। तो ये बॉडी कैसी बॉडी कहलाएगी? बैलेंस्ड बॉडी है मेरा, बैलेंस फोर्स, इस पर लगने वाला फोर्स बैलेंस फोर्स कहलाएगा। बात समझ में नहीं आया? और अगर मैं आपको बात करूं, एक हल्की फुल्की बात मैं और कर लेता हूं। जो फोर्स होता है, फोर्स का जो यूनिट होता है जिसमें हम इसको नापते हैं उसका नाम होता है न्यूटन। क्या होता है भाई? न्यूटन। न्यूटन, इसको हम एन भी लिखते हैं, एन भी लिखते हैं। और फोर्स जो है ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है भाई? वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या होता है? इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास जो है डायरेक्शन भी होगा। थोड़ा क्लास में थोड़ा सा कम बातें करो भाई, मतलब थोड़ा सा कम जवाब दो, थोड़ा सा स्लो में। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है का मतलब हो गया फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अच्छा, मैग्नीट्यूड का मतलब और डायरेक्शन का मतलब मैं आपको समझाता हूं, समझ में आया? मैग्नीट्यूड का मतलब और डायरेक्शन का मतलब मैं आपको समझाता हूं। मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहां खड़ा हूं ना, बताओ क्या नीचे को फोर्स लग रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या उसकी कुछ वैल्यू होगी? होगी नहीं होगी? बताओ, उसकी कुछ वैल्यू होगी? न्यूटन में ही तो होगी। अरे न्यूटन उसका यूनिट हो गया ना। आप बोलते हो मैं 10 सेंटीमीटर चल गया, 10 किलोमीटर चल गया, तो 10 तो उसका मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड। और आगे से आपने लगा दिया सेंटीमीटर या मीटर, इसका मतलब क्या हुआ? मीटर ये बता रहा है कि आप 10 किलोमीटर चले हैं, डिस्टेंस चले हैं। अब आपने बोल दिया मैंने आज 2 किलो खाना खाया, 2 केजी है नहीं है? 2 केजी क्या बता रहा है? मास है। आपने बोल दिया 2 खाए, क्या खाई है? रोटी, तो रोटी खाई, तो 2 मैग्नीट्यूड हो गया और पीछे रोटी लगा दो, इसका मतलब आपको पर्टिकुलर क्वांटिटी पता चल जाएगी। हाँ भाई ये है नहीं है? मुझे ये बताओ फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? मैं खड़ा हूं, सबसे सरल एग्जांपल, क्या नीचे को फोर्स लग रहा है? नाम क्या है उसका? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या नाम है भैया? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। नीचे को लग रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक हो गया। ए मिस्टर, यू आर टॉकिंग इन माई क्लास, लास्ट वार्निंग टू यू, उसके बाद बाहर कर दूंगा सीधे, ठीक है ना? नाम नहीं लेना चाहता मैं यहां पे, खाली अखबार में आ जाएगा। इधर देखिए, मैं हूं, फोर्स लग रहा है नीचे को लग रहा है ना, तो डाउनवर्ड इज ए डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो डायरेक्शन है नहीं है? मिल गई डायरेक्शन। और कुछ ना कुछ तो लग रहा होगा, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, उसकी कोई वैल्यू तो होगी। तो उस वैल्यू को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? अरे वैल्यू को क्या बोलते हैं भाई? मैग्नीट्यूड। और उसके बाद डायरेक्शन भी है डाउनवर्ड। तो फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। और जिसके पास डायरेक्शन नहीं होगा, जिसके पास डायरेक्शन नहीं होगा वो जो है स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। उसके पास केवल और केवल क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड। बात समझ में नहीं आई? उसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा, इसको बोलेंगे हम लोग स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैं बोल देता हूं यार मैं आज जो है सुबह से लेकर शाम को तक 5 किलोमीटर चला। अब मैंने क्या बोला? सिर्फ 5 किलोमीटर चला, तो मैंने सिर्फ एक वैल्यू बताई ना,
क्या उसमें कोई डायरेक्शन मेंशन किया है? अरे क्या उसमें कोई डायरेक्शन मेंशन किया है? मैंने ये थोड़ी बोला 5 किलोमीटर में राइट गया, 5 किलोमीटर लेफ्ट गया, फिर राइट गया, फिर दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, ईस्ट गया, वेस्ट गया, ऐसा बोला क्या? नहीं बोला है। अगर ऐसा कुछ नहीं बोला है, सिर्फ कोई वैल्यू है, तो क्वांटिटी कौन सी हो जाएगी? स्केलर। बात समझ में नहीं आई? और अगर वैल्यू के साथ डायरेक्शन है तो कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? जैसे डिस्प्लेसमेंट, जैसे वेलोसिटी, जैसे एक्सेलरेशन, जैसे फोर्स। समझ में आया नहीं आया? दिक्कत है। अब बोले मैंने आज इतना काम किया, तुम बोलते हो ना मैंने जो है आज इतना काम किया, इतना वर्क डन किया, ठीक है, बोलते हैं मैंने आज इतना वर्क डन किया। तो अब जैसे वर्क को हम जूल में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं? जूल। अब यार मैंने आज 10 जूल का काम किया, अब कहां किया? कोई डायरेक्शन नहीं है ना। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया? बोलते हैं सर 2 बजे हैं, अभी 9 बजे हैं सर, 10 बजे हैं। अब 10 बजे कहां बजे हैं? उससे कोई डायरेक्शन थोड़ी है। 10 बजे टाइम सिर्फ 10 बजे है। समझ में आया नहीं आया? दिक्कत है। बोलते हैं इसका मास, मास का मतलब समझते हो? कंटेंट। बोले इस चौक का मास जो 20 ग्राम है सर 20 ग्राम। अब कहां है? ये थोड़ी बोला कि लेफ्ट राइट ऐसा है। समझ में आया नहीं है? तो मास भी एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है। कैसी है भैया? स्केलर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट मिस्टर यू, हेलो, खड़े बैठो। व्हाट आर स्केलर क्वांटिटी? बाहर कर दूं क्लास से? हैं? मैं यहां पढ़ा रहा हूं, तुम कुछ और कर रहे हो वहां पे। ये बताओ, मैं पागल हूं क्या जो तुम्हारी क्लास ले रहा हूं? ये बताओ। हाँ भाई, बता दिया पूरा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। what is scalar quantity? Can you tell the name of some scalar quantity? पूरा बता चुका हूं स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं। आगे वालों को सब समझ में आ रहा है। मैंने पहले बता दिया, यहीं देखना है भाई, नहीं तो बाहर, सीधे बाहर चले जाओ। जो नहीं पढ़ा सीधे बाहर जाएगा क्लास से। मेरी 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। मैं यहां पर अच्छे से समझा रहा हूं, तो आपको यही पढ़ना चाहिए ना। तो स्केलर क्वांटिटी ऐसी होती है जिसके पास बैठो, स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, कोई एक नंबर होता है। और अगली बार अगर तुम कुछ एक्टिविटी करते हुए मिल गए तो यहां पर बुलाऊंगा, याद रखना। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास केवल एक मैग्नीट्यूड होता है। बताओ क्या वर्क स्केलर क्वांटिटी है? यस। क्योंकि मैंने बोला आज मैंने इतने जूल का काम किया, वर्क की यूनिट जूल होती है ना। अब मैं किसी बॉडी को, एक आपके पास एक जार है, कंटेनर है, उसको आप उठा रहे हो। अब उठाने में एनर्जी खर्च होगी नहीं होगी? आप काम कर रहे हो। मैंने आज इतने मीटर उठाया, इतने सेंटीमीटर उठाया, कहां उठाया पता नहीं है, कितना काम किया नहीं पता। टेम्परेचर मैंने बोल दिया, इस क्लास का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब कहां है? ये थोड़ी बोला है कि राइट है लेफ्ट है, सिर्फ एक वैल्यू बताई है। वो कैसी क्वांटिटी होगी भैया? स्केलर। तो टेम्परेचर भी स्केलर क्वांटिटी है, वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। मैंने बोल दिया ना, इतना मीटर चला हूं, और स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगा। समझ में आया नहीं है? जो जहां जहां डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस, डेंसिटी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। डेंसिटी भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। बात समझ में आया नहीं है? दिक्कत है स्केलर और वेक्टर। देखो अब जो वर्क होता है ना भाई, वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है भाई? यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। वर्क जो है, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। बताओ फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। लेकिन वर्क कैसा क्वांटिटी है? दो वेक्टर को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे, दो वेक्टर क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? हमेशा हमेशा स्टेटमेंट याद कर लो। अगर दो वेक्टर को
मल्टीप्लाई करोगे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यही तो वर्क होता है किसी बॉडी में। देखिए ध्यान सुनना, इधर देखिए, भी नोट मत करो भाई। देखिए मान लीजिए बॉडी है, इसका मास कितना है, m है। तुमने यहां से इसको क्या लगा दिया, फोर्स F लगा दिया ना, बॉडी यहां जाके जाएगी भाई, सपोज यहां चलेगी। मान लो कितना मीटर चल गया, S मीटर है, S। बताओ इसका मतलब यहां क्या हुआ है, अरे क्या हुआ है, क्यों सर, क्योंकि बॉडी में फोर्स लगा और बॉडी डिस्प्लेसमेंट हो गई है, तो वर्क हुआ है ना, है नहीं है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है वर्क होता है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, लेकिन वर्क कैसा है। तो द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। बात समझ में नहीं आई? तो आपको समझ में आ गया आज स्केलर और वेक्टर किसे बोलते हैं। हालांकि ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, पेपर में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। अब मुझे बताओ जो घरों में जो लाइट आ रही है वो क्या ऐसी क्वांटिटी है, घरों में जो लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है। अब तुम बोलोगे यार सर करंट की तो डायरेक्शन है, कमरे में आ रहा है, बाथरूम में जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इसकी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, इसकी बहुत सारी डायरेक्शन है ना। अबे जहां से भेजो वहां करंट जाएगी, और तुम्हारे मीटर में आ गया, बाहर से तो मीटर में आ गया, तुम वहां से तुम किचन में भेजते हो, उधर भेजते हो, सब जगह कनेक्शन करते हो नहीं करते हो, बहुत सारे तार हैं, तो एक इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। इसलिए करंट कैसी क्वांटिटी है भाई, पेपर में पूछा जाता है। टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, करंट कैसा है, स्पीड, वेलोसिटी, वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है, क्या आता है, और डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट कैसा है, वेक्टर। स्पीड कैसा है, डिस्टेंस कैसा है, स्केलर है। वर्क कैसा है, एनर्जी कैसी है, अरे एनर्जी भी स्केलर है ना। मैं बोलूंगा आज मैंने इतने जूल एनर्जी मेरे पास, तो ये स्केलर है। टाइम स्केलर। बात समझ में नहीं आएगी, स्केलर वेक्टर समझ में आ गया, जो दिख रहा है आपको बोर्ड में उसको नोट करिए। पानी पिलाओ, पानी भारी रखो यार, आवाज नहीं आती ना माइक में। 1 मिनट है तुम्हारे पास। बेटा समझ में नहीं आ रहा जो पढ़ा रहे हैं, कोई समस्या तो नहीं है, बता देना ठीक है, परेशान नहीं करना है। देखो बेटा परेशान नहीं करना है, माइक में आवाज नाम बोल दूंगा तो घर वाले कूटेंगे घर जाके, ठीक है, तेरा नाम क्यों आया वहां, इसलिए बातें नहीं करनी बेटा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज स्केलर क्वांटिटी के बारे में मैंने बता दिया आपको। क्या समझ में आया, क्या वेक्टर समझ में आया, क्या बैलेंस फोर्स समझ में आया क्या। इसका मतलब आप बैठे हो, इसका मतलब आप में भी कैसा फोर्स एक्ट कर रहा है। एक फोर्स लग रहा है आपको अर्थ की तरफ, जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलते हैं सर, एक फोर्स अर्थ भी ऊपर को लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। बताओ पंखा है, क्या ये बैलेंस है। एक फोर्स कहां लग रहा है, नीचे, दूसरा फोर्स कहां लग रहा है, टेंशन फोर्स। कहां लग रहा है, टेंशन फोर्स। समझ में नहीं आया। कोई रस्सी है, रस्सी में तुम अगर से लटकोगे, एक फोर्स तो नीचे को लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और एक टेंशन लगेगा रस्सी पे। समझ में नहीं आया, दिक्कत है, बैलेंस फोर्स। तो थोड़ा सा आवाज कम करनी है भाई, ठीक है। देखिए कंटिन्यू करते हैं। अब बेटा समझ में आ गया, इसका मतलब ये हुआ सर, अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स कितने के बराबर हो, 0 के बराबर हो, तो वो कहलाता हमारा बैलेंस्ड फोर्स। क्या कहलाता है, इधर देखिए, अब तुमको ये पता चल गया, अगर कोई बॉडी है, m मास की बॉडी है, कितने मास की बॉडी है, m मास। बताओ क्या नीचे को फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मान लीजिए इसकी वैल्यू कितनी है,
10 न्यूटन। कितना है भाई? 10 न्यूटन। और अर्थ भी ऊपर को फोर्स लगाएगा, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? अच्छा एक मिनट सुनो, मैंने बोला सर एफ नेट 0 होगा, तो कैसे 0 होगा सर? नेट फोर्स 0 है नहीं यहां पे, क्यों? 10 प्लस माइनस 10 बराबर कितना आ रहा है? 0। अरे दोनों फोर्स को ऐड कर दो, दोनों सारे फोर्स को ऐड कर दो, टोटल कितना आएगा? 0। अरे आपको सारे फोर्स को ऐड करने हैं, लेकिन सर एक तो नीचे को लग रहा है, एक ऊपर को लग रहा था, तो मैंने एक को प्लस में लिया, दूसरे को किस में ले लिया? माइनस। सो क्या कर रहा है? डायरेक्शन को, अपोजिट डायरेक्शन है। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? इसलिए 10 मैंने 10 लिख दिया, कितना हो गया? 0। तो ये 0 है, ऐसे 0 है। समझ में आ गया? अब देखो एक और, देखिए इसमें एक और एग्जांपल देख लीजिए, इधर देखिए, एम मास की बॉडी, इधर 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 10 न्यूटन का लग रहा है और यहां भी 10 न्यूटन का लग रहा है। बताओ बॉडी कहीं जाएगी क्या? बॉडी कहीं जाएगी क्या? सर इधर को 10 खींच रहा है, यहां खींच रहा है, दोनों में बराबर फोर्स है, इधर भी फोर्स 10 इधर भी 10, बैलेंस है, बॉडी कहीं मूव। तो यहां भी नेट फोर्स कितना है? अगर मान लो फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा? फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। बात समझ में आगे नहीं आगे? मुझे बताओ इस डायग्राम में कुछ मिसिंग है, इस डायग्राम में कुछ मिसिंग है, कोई बताएगा? 2 फोर्स मिसिंग है। कितने फोर्स मिसिंग है? एक तो नीचे को लगेगा सर, एक ऊपर को लगेगा, लेकिन दोनों इक्वल होंगे और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब मैं एक चीज कह सकता हूं, अभी कहूंगा थोड़ी देर में, ठीक है? दिक्कत है भाई? थोड़ा सा आवाज थोड़ा सा कम कम करें प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अनबैलेंस फोर्स की बात करते हैं। देखिए अनबैलेंस फोर्स की बात करता हूं, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। बहुत गहरी बातें बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, ऐसी बातें नहीं चलती कहीं। देखिए ये हमारे पास कोई गाड़ी है, ये ऐसे ला रहा गाड़ी, ठीक है ना भाई? अब आप यहां देखिए, मान लीजिए गाड़ी का कुछ ना कुछ तो मास होगा, नहीं होगा? मान लीजिए गाड़ी का मास कितना है? m है। मान लीजिए आप इस गाड़ी को आगे को खींच दो 20 न्यूटन से, और एक बंदा जो चाहता ही नहीं है ये गाड़ी आगे बढ़े, ये पीछे को खींच रहा है 10 न्यूटन से, उसको क्या पता आगे ज्यादा फोर्स लग रहा है, गाड़ी आगे जाएगी? जाएगी नहीं जाएगी? बताओ नेट फोर्स कितना लग रहा है? 20 माइनस 10 बराबर कितना न्यूटन लग रहा है? 10 न्यूटन का। लग रहा नहीं लग रहा है? बताओ। थोड़ा सा वॉल्यूम कम रखिए, मेरे को एक्सप्लेन करने दो। 20 न्यूटन जो इसको खींच रहा है, 10 न्यूटन जो इसको अपोज कर रहा है, कितना न्यूटन हो गया? 10 न्यूटन। दूसरी चीज आप मुझे बताओ, क्या यहां पर नेट फोर्स 0 है? अरे क्या नेट फोर्स 0 है? तो इसको ऐसे लिख देंगे, समझ में आता है ऐसा? नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो बॉडी मोशन में होगी। दूसरा एक चीज और बताओ मुझे, क्या यहां पर 20 न्यूटन और 10 न्यूटन के अलावा कोई फोर्स लग रहे हैं क्या? तुम्हारा भी ध्यान नहीं है यहां पे। बेटा सुबह 8 पढ़ने आते हो तो यहां पढ़ना चाहिए ना, घर वाले भेज रहे हैं इधर पढ़ने के लिए, तुम लोग यहां मस्ती कर रहे हो, पढ़ाई में ध्यान दो। बताओ यहां पर कितने फोर्स लग रहे हैं? 10 न्यूटन कहां लग रहा है? 2 लग रहे हैं, एक 20 लग रहा है, एक 10 लग रहा है। क्या इसके अलावा फोर्स लग रहे हैं? यस। कितने और हैं? 2। लेकिन वो 2 फोर्स बॉडी के मोशन के लिए नहीं है सर। एक नीचे को लगेगा ग्रेविटी, एक ऊपर को लगेगा, ये दोनों तो बराबर होंगे ना? अरे एक नीचे को लग रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक ऊपर को लग रहा है जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन ये दोनों तो बराबर होंगे ना? अरे क्या दोनों इक्वल होंगे? अरे इक्वल होंगे नहीं होंगे? इक्वल होंगे, तो इनका मोशन में कोई रोल। जैसे गाड़ी चल रही है, गाड़ी गई आगे को गाड़ी गई है भाई, गाड़ी में एक फोर्स आगे को लग रहा होगा,
लेकिन दो फोर्स और हैं, एक तो ग्रेविटी एक तो नॉर्मल, उन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन वैल्यू सेम है, उनका मोशन में कोई रोल दिक्कत है? नोट करिए, बैलेंस और अनबैलेंस को नोट करिए 2 मिनट के अंदर, सॉरी 1 मिनट के अंदर। दिक्कत है भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई। स्केलर, वेक्टर, करंट स्केलर क्वांटिटी है, करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है। करंट कैसी क्वांटिटी है भाई? स्केलर क्वांटिटी है। इसको झाड़ के लाना, पूरा साफ लाल बना के लाना, चलिए जाओ 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर आओ। तो करंट जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी होगा, फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा, चाहे वो कैसा भी फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, चाहे वो स्प्रिंग फोर्स ही क्यों ना हो, स्प्रिंग में लगने वाला फोर्स स्प्रिंग फोर्स कहलाता है। बात समझ में नहीं आई? अरे दिक्कत है, समझ में आई नहीं आया? तो भाई देखो कुछ चीजें हम बना रहे हैं, इधर देखिए, इधर देखिए कुछ चीजें मैं बता रहा हूं आपको जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब आप मुझे बताओ, मैंने अभी आपको यह बताया सर, एक कोई m मास का बॉडी है, ये मान लो अर्थ है, अर्थ सरफेस, क्या नीचे कोई फोर्स लग रहा होगा? सर हमने बताया उसका नाम फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, उसका नाम जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू होती है mg के बराबर। कितनी होती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो mg के बराबर होता है, mg के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? mg के इक्वल, ठीक है ना। और व्हाट इज g? यहां पर g क्या है? जी क्या है यहां पे? इधर देखिए, इधर देखिए, बातें मत करो भाई, इधर देखिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? m तो इस बॉडी का मास है, मास मतलब 2 kg, 4 kg, 10 ग्राम, 5 ग्राम, और g जो है ना, तो m तो हो गया मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी, और स्मॉल g जो होगा उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी जो वैल्यू होती है वो या तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या रेफरेंस के लिए इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लिख देते हैं। और ये वैल्यू जो है एक्सेलरेशन के ही इक्वल होता है। समझ में आया नहीं आया? दिक्कत है? तो या तो स्मॉल जी की वैल्यू, इधर है बेटा, बोर्ड इधर है, वहां नहीं है, बोर्ड यहां लगा है, मैं इधर पढ़ा रहा हूं, तो आपको इधर ही देखना है। स्मॉल जी की वैल्यू या तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देखिए सर, ये ब्लॉक अर्थ पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अर्थ जो है ब्लॉक पे भी फोर्स लगाएगा ऊपर को, उसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। एन लिखते हैं इसको कैपिटल एन से। दूसरा एक और बताया मैंने आपको, स्प्रिंग। कैसा बताया है? स्प्रिंग फोर्स। अब आप देखिए,
आपने देखा होगा आपके पास ये स्प्रिंग होता नहीं होता, बताओ? होता है ना स्प्रिंग। देखिए स्प्रिंग को जब आप खींचोगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, लेकिन स्प्रिंग भी एक इधर को फोर्स लगा रहा है नहीं है, जिसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। क्या बोलते हैं भाई? स्प्रिंग में लगने वाला फोर्स स्प्रिंग फोर्स कहलाता है, और उतना ही लगेगा। क्या बोला? एक्शन रिएक्शन लो, एक्शन रिएक्शन लो। जितना फोर्स से आप स्प्रिंग को इधर को खींचोगे, उतना ही स्प्रिंग जो है उधर को जाने की कोशिश करेगा। तो एक्शन रिएक्शन लो। तीसरा अगला है टेंशन फोर्स। मान लीजिए वॉल है, सीलिंग है, इधर देखो, इधर देखो भाई, एक रस्सी है और रस्सी में जो ये क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ये एम मास की बॉडी है। अब आप देखो, यहां देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए इसको। क्या इस एम मास की बॉडी में नीचे को फोर्स लग रहा है? सर अभी पता नहीं चल रहा है। अगर कोई चीज लटकी हुई है ना, ये मान लो सीलिंग है, एक रस्सी से कोई बॉल लटका, आपको लगेगा नहीं यार कहां फोर्स लग रहा है। इस रस्सी को काट दो ना तो बॉडी कहां जाएगी? इसका मतलब इस पर एक फोर्स लग रहा है नीचे को, जिसकी वैल्यू कितनी होती है भाई? पता नहीं पता है। अब एक फोर्स नीचे, दूसरा फोर्स किधर? ऊपर। और इस पर जब फोर्स, इसको क्या बोलेंगे? समझ में आया नहीं है? दिक्कत है भाई। तो ये टेंशन फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स नॉर्मल है। समझ में आया नहीं है? और ये हो गया स्प्रिंग फोर्स। नॉर्मल पता है? नॉर्मल, नॉर्मल हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, हमेशा हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। अब तुम मुझे एक चीज बता रहा हूं, तुम मुझे बताना। यहां पर लिखते हैं क्वेश्चन। ये मान लो वॉल है, क्या है भाई? ये एम मास की बॉडी, बताओ फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां को लग रही है? अरे जहां अर्थ होगी वहां लगेगी ना। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां लग रहा है? तो क्या फोर्स ऑफ ग्रेविटी को mg लिख दूं? नॉर्मल कहां लग रहा है? नहीं लग रहा है। क्या लिखा है? सरफेस कहां है? परपेंडिकुलर कहां होगा? ये लगेगा नॉर्मल। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज, अरे ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। समझ में आया नहीं आया? दिक्कत है, प्रॉब्लम है? सब नोट करो, 1 मिनट के अंदर सभी नोट करिए। जल्दी से नोट करिए, शांति व्यवस्था से नोट करिए सभी लोग। चुपचाप से नोट करना है आपको और बातें नहीं करनी है। गॉट इट? चले अब जो है हम लोग बात करते हैं। दिक्कत है भाई? वेरी गुड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। इधर देखिए, इधर ही देखना है। चले इधर देखिए। अब
फोर्स, स्प्रिंग फोर्स हमने पढ़ लिया भाई। अच्छा एक चीज मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है, अच्छा ये एक प्लेन है, अरे ऐसा देखा कहीं सरफेस? अरे भाई पहाड़ी नहीं होती ऐसी। अरे अरे तुम पहाड़ से नीचे आते हो ना, बताओ इसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। कैसा प्लेन? अरे कैसा प्लेन बोलते हैं? ये कैसा प्लेन है? अरे इंक्लाइंड प्लेन जैसा कुछ स्लोप है भाई, समझ में आ गया नहीं आ गया? बताओ मान लो मैंने यहां पर एक m मास की बॉडी रखी है, बताओ ग्रेविटी का फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां लगेगी? ऑलवेज डाउनवर्ड, नीचे को क्या वैल्यू होगी भाई? mg। नॉर्मल कहां लगेगा? नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू, ये सरफेस है, इसका परपेंडिकुलर यही तो होगा। गॉट इट? गॉट इट। तो जो हम बात करते हैं अब, फोर्स का क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या रिजल्ट हो सकता है, फोर्स का क्या रिजल्ट हो सकता है, क्या हो सकता है बताओ? ये शेप को चेंज कर सकता है, किसी बॉडी के शेप को चेंज कर सकता है, पोजीशन को चेंज कर सकता है, पोजीशन को जो है चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को बदल सकता है, स्पीड को कम ज्यादा कर सकता है, या ज्यादा कर सकता है या कम कर सकता है, शेप पोजीशन रेस्ट में ला सकता है किसी भी मोशन वाली बॉडी को, या जो है मोशन में ला सकता है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है। तो बात समझ में नहीं आई? दिक्कत है, फुटबॉल है, रेस्ट में किक मार दिया मतलब फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, मोशन में आ गया, आपको खिलाड़ी ने पास दिया, आपने ऐसे रोक दिया उसको, फोर्स लगा रहे ना, मूविंग बॉडी को रोक दिया। बॉल आ रहा है, मैं ऐसे कर रहा हूं, डायरेक्शन बदल दिया, क्या बदल दिया है? डायरेक्शन बदल दिया है नहीं है? थप्पड़ ही थप्पड़ मार के थोपला चेंज कर दिया किसी का, शेप चेंज हो गया। दिक्कत है, क्ले है ना, क्ले होता है ना, क्ले ऐसे जैसा शेप, ऐसे फोर्स लगाओगे ना तो अलग अलग शेप में बदल सकते हैं उसको। दिक्कत है भाई। तो ये जो है फोर्स कर सकता है, दिक्कत है भाई। गॉट इट? प्रॉब्लम है किसी को? अब जो है फ्रिक्शन की बात चलेगी, अब जो है फ्रिक्शन की बात चलेगी भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रिक्शन की बात चलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, अब हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में। इधर देखिए भाई, अब कोई बात नहीं करेगा फ्रिक्शन के बारे में, हम लोग पढ़ते हैं। इधर देखिए, ये फ्रिक्शन नाम बहुत खतरनाक है, फ्रिक्शन जो है बहुत खतरनाक है, और हिंदी में इसको घर्षण बोलते हैं। देखो हिंदी में नाम इतना भयंकर है। देखिए भाई, फ्रिक्शन हमेशा दो बॉडी के बीच में लगता है, जो दो बॉडी कांटेक्ट में होती हैं। जैसे रोड और मैं, दो बॉडी हो गई नहीं हो गए? रोड एक चीज है और दूसरा मैं हो गया, मेरे पैर और जमीन के बीच में लग रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन फोर्स जो है हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। अपोजेस रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी। अच्छा सुनो, अपोजेज रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी, दो बॉडी के बीच का रिलेशन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। इधर देखिए, इधर देखिए, मैंने क्या बोला? मैं जाना आगे चाहता हूं, फ्रिक्शन कहां लग रहा है? इसका मतलब कुछ तो है जो मेरे को पीछे को खींचेगा, है नहीं है? एक बॉडी आपकी क्या है? अर्थ हो गई, रोड हो गया, और दूसरा बॉडी क्या हो गया? ये पैर हो गए, मेरे दूसरे पैर हो गए, है नहीं है? ये बॉडी होगी,
जैसे ही आगे जाएगा, रिलेटिव मोशन हो रहा है ना, जैसे मैं और तुम दौड़ेंगे, मैं थोड़ा तेज भाग रहा हूं, तुम स्लो भाग रहे हो, हम दोनों का रिलेटिव मोशन है। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है मैं आपके रिस्पेक्ट में कितना तेज चल रहा हूं या आप मेरे रिस्पेक्ट में कितना तेज चले हैं, वो रिलेटिव मोशन है। अरे बात समझ में नहीं आई, वो रिलेटिव मोशन कहलाएगा। मतलब मैं दौड़ रहा हूं सरफेस के रिस्पेक्ट में, तो रिलेटिव ही तो हो गया, किसी के रिस्पेक्ट में हम चीजें बात कर रहे हैं तो रिलेटिव कहलाएगा। समझ में आया नहीं है? तो मैं आगे जा रहा हूं, लेकिन मेरे आगे जाने को रोकता है, उसका नाम है फ्रिक्शन। और जो कहां लगेगा? हमेशा पीछे को। बॉडी का मूवमेंट, अगर ये आगे को बॉडी का मोशन हो रहा है तो पीछे को एक फोर्स लगेगा, उसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स। और हमेशा क्या करेगा फ्रिक्शन फोर्स? अपोज करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। ठीक है, समझ में आया नहीं है? और मान लीजिए एक ये सरफेस है, मान लीजिए सरफेस स्मूथ है। क्या है भाई? अच्छा, स्मूथ सरफेस है, इसमें कोई अगर इंसान चलेगा, क्या वो आगे चल पाएगा? नहीं, फ्रिक्शन नहीं है, जो अपोज करने वाली चीज थी वो है ही नहीं। यहां फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? अरे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स जो है वो 0 लगने वाला है। तो फ्रिक्शन फोर्स हालांकि चलने में मदद करता है, अरे फ्रिक्शन है तभी तो चल पा रहा हूं, लेकिन फ्रिक्शन इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि गिर जाऊं। अरे मान लो कहीं कांटे कांटे, बहुत खतरनाक कांटे कांटे हैं, कील व्हील है, वो वहां तो फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा है ना भाई। और कहीं टाइल है, टाइल में पानी गिरा है, फिसल रहे हैं, तो आगे नहीं बढ़ा, तो फ्रिक्शन बहुत कम है। तो फ्रिक्शन जो है जरूर चलने में मदद करता है, लेकिन इतना ज्यादा भी ना हो कि समस्या आ जाए और इतना कम भी ना हो कि हम चल ही ना पाए। समझ में आया नहीं है? दिक्कत है। तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू कहलाएगी। यहां पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है? 0। अगर सरफेस कैसा है? स्मूथ है। ठीक है भाई, तो ये फ्रिक्शन के बारे में। अच्छा सुनो, अब जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो 3 टाइप्स का होता है। इधर देखिए, एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन। कैसा फ्रिक्शन? और एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। कैसा फ्रिक्शन भाई? स्लाइडिंग को काइनेटिक बोलेंगे। इधर देखे, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, तीसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। इतना ही इंपॉर्टेंट है तीनों वर्ड। क्या तुमको फ्रिक्शन का मतलब समझ में आ गया? दो बॉडी के रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा फ्रिक्शन, हमेशा बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। अरे गाड़ी आगे जा रही है, फ्रिक्शन कहां लग रहा है? कहां लग रहा है? किनके बीच लग रहा है? टायर और रोड के बीच। टायर और रोड के बीच। समझ में आया नहीं आया? दिक्कत है। और सुनो, दूसरा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ना जो कांटेक्ट बॉडी है ना उसी पर डिपेंड करता है। अब एक गाड़ी बहुत बड़ी है और एक छोटी गाड़ी है, अब दोनों में अगर इफेक्ट कांटेक्ट अगर टायर का है तो बॉडी के शेप पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ उनके जो कांटेक्ट हो रहा है ना, कांटेक्ट उस पर डिपेंड करेगा। समझ में आया नहीं है? अब मेरा बॉडी मास है लेकिन मेरे तो सिर्फ पैर ही जमीन के कांटेक्ट में है ना, तो इफेक्टिव कांटेक्ट पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन। किस पे डिपेंड करता है? इफेक्टिव। किस पे? इफेक्टिव कांटेक्ट। समझ में आया नहीं है? और गाड़ी आगे जा रही है, फ्रिक्शन कहां लग रहा है? साइकिल आगे जा रही है, फ्रिक्शन कहां लग रहा है? तो फ्रिक्शन हमेशा बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए तो इसको हमने क्या बोल दिया? अपोज करता है। क्या करता है? अपोज करेगा। समझ में आया नहीं है? 1 मिनट के अंदर नोट करिए, फिर लास्ट वाले पढ़ लें।
हैव यू नोटेड? बड़े हंस रहे हो यार तुम, क्या बात है? लग रहा है पूरा समझ में आ रहा है। सर फ्रिक्शन क्या बोलते हैं रफ एरिया में? रफ एरिया में फ्रिक्शन समझना है तो एरिया रफ होना चाहिए। शुड आई रब दिस? जल्दी नोट करिए। अच्छा, स्टैटिक भी बता देंगे, लिमिटिंग भी बता देंगे और काइनेटिक भी बता देंगे। फ्रिक्शन को मापने का कोई यूनिट होता है? कोई यूनिट नहीं होती इसकी, यूनिटलेस है ये, डायमेंशनलेस, यूनिटलेस है। ठीक है, यूनिटलेस। कैसा लेस? इसकी वैल्यू 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 ऐसे करके इसकी वैल्यू होती है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, है नहीं है? हालांकि इसको म्यू से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? म्यू, यू जैसा होता है, यू जैसा। चलिए इधर देखिए, बात सर काइनेटिक की चल रही है, बात सर लिमिटिंग की चल रही है। इधर देखिए, तो फ्रिक्शन जो है वो एक तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, थोड़ा बातें कम हो, एक हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है, एक हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है। इधर देखिए, हम एक चीज तुमको बता देते हैं। देखो इधर देखो, स्टैटिक का मतलब होता है बॉडी कैसी है, बॉडी रुकी हुई है। ठीक है, स्टैटिक का मतलब बॉडी रुका हुआ है। सपोज ये पोडियम है, मैं इसको इधर को फोर्स लगा रहा हूं, मैं इसको यहां को फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन आ ही नहीं रहा, इधर को नहीं आ रहा ना। बॉडी को मैं इधर को फोर्स लगा रहा हूं, बॉडी आ ही नहीं रही है। इसका मतलब वहां फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है। कौन सा फोर्स ज्यादा है? कौन सा फोर्स ज्यादा है? फ्रिक्शन। इसका मतलब जितना मैं इसको इधर को खींच रहा हूं उतना फोर्स इनफ नहीं है इसको खींचने के लिए। इसका मतलब अपोजिंग फोर्स ज्यादा है। तो यहां पर जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या हो जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग की बात करते हैं। देखिए, ये एम मास की बॉडी है, मान लो पीछे को फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है? फ्रिक्शन फोर्स को एफ आर लिख दिया। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है। मान लो आगे को मैं 9 न्यूटन लगाऊंगा, क्या बॉडी मूव कर पाएगी? नहीं। क्या बॉडी मूव करेगी क्या? अब जैसे ही तुम इसको 10 न्यूटन करोगे, क्या बॉडी मूव करने वाली होगी? अबे यस। अब 10 से थोड़ा भी ज्यादा बढ़ाओगे, बॉडी मोशन में आ जाएगा। नहीं आया समझ में? अरे बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव, क्योंकि पीछे भी 10 न्यूटन, आगे भी 10 न्यूटन। अब 10 से अगर थोड़ा भी बढ़ाओगे, क्या बॉडी मोशन में आ जाएगी? नहीं आ जाएगी? ये वैल्यू क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगा भाई? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और अगर बॉडी मोशन में है, एम मास की बॉडी इधर को लग गया 100 न्यूटन, अब बॉडी मोशन में है। अगर बॉडी मोशन में है, क्या फ्रिक्शन लग रहा होगा? जरूर लग रहा होगा। कहां लग रहा होगा? पीछे को। वो फ्रिक्शन कैसा होगा? काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब होता है बॉडी इन मोशन। काइनेटिक का मतलब क्या होता है? बॉडी जब मोशन में होती है, मैं दौड़ रहा हूं, मेरे फ्रिक्शन पीछे को लग रहा है, कैसा है? काइनेटिक। बॉडी रेस्ट में खींच रहा हूं, नहीं आ पा रहा है, कैसा फोर्स है? स्टैटिक फ्रिक्शन। बॉडी जस्ट
मूव करने ही वाली है, लिमिटिंग। क्या कहलाएगा? बात समझ में नहीं आया? नोट करिए इसको, बाकी बुक से आपको रीडिंग करनी है, ठीक है। जल्दी जल्दी, अंदर बैठो, अब बाहर साइड बैठ जाओ, जल्दी बैठिए, अब बाहर साइड बैठ जाओ। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जब कोई बॉडी अगर मोशन में है, स्टैटिक फ्रिक्शन जब बॉडी रेस्ट में है, और जब बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग एंड स्टैटिक इज ऑलवेज ग्रेटर। स्टैटिक इज ऑलवेज ग्रेटर, ग्रेटर। समझ में आई नहीं है? दिक्कत है भाई? और ये फ्रिक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन है, हल्की फुल्की चीजें आपके पेपर में पूछेगा। समझ में आई नहीं है? एक एक बार एनसीईआरटी से आप रीडिंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेशर के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेशर। अब जो है हम बात करते हैं प्रेशर के बारे में। प्रेशर, इधर देखिए, अब अगर हम बात करें प्रेशर के बारे में, अब अगर हम बात करें प्रेशर के बारे में, प्रेशर जो होता, अच्छा प्रेशर मतलब क्या हो गया? देखिए, अगर मैं इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं प्रेशर भी लगा रहा हूं, है नहीं? अगर मैं इस अंगुली से इस पर फोर्स लगा रहा हूं, इतने एरिया पर लग रहा नहीं लग रहा है? इतने एरिया में फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब मैं कहूंगा ना कहीं प्रेशर की वैल्यू है। तो जो हमारा जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। सर किसी एरिया में कितना फोर्स लग रहा है वो प्रेशर को बताता है। इधर देखो, जैसे मैंने 5 अंगुली से इस पर फोर्स लगा दिया, तो एरिया क्या हो गया? यही तो एरिया हुआ जितना एरिया कवर कर रहा है नहीं? तो मैं बोलूंगा इतने एरिया में फोर्स लग रहा है, तो फोर्स किसी पर्टिकुलर एरिया में लग रहा है, उसको हम बोलेंगे प्रेशर। क्या बोलेंगे भाई? प्रेशर। बात समझ में आई नहीं आई? दिक्कत है? अरे बाहर बिठा लेते हैं भाई। तो फोर्स किसी एरिया पे लग रहा है तो वो क्या कहलाएगा? तुम्हें पता है एक चीज यहां से नजर आ रही है, प्रेशर जो है, प्रेशर जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स पे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। ये बढ़ने का साइन है, पता है ना? अगर सर फोर्स बढ़ेगा प्रेशर भी बढ़ेगा, लेकिन प्रेशर को पी से लिखते हैं भाई। प्रेशर कितने लिखते हैं? पी। तो पी बराबर लिख सकता हूं एफ अपॉन ए। क्या लिख सकता हूं? एफ अपॉन ए। आपको पता है प्रेशर एरिया के क्या है? अरे प्रेशर एरिया के क्या है? इक्वल है। अरे 1 अपॉन ए है वो। इसका मतलब क्या हुआ? इनवर्सली। क्या हुआ? इनवर्सली। इसका मतलब अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? घटेगा। अरे इसका मतलब यही तो होता है। अरे प्रेशर 1 अपॉन में एरिया क्या है ना, तो एरिया बढ़ाएंगे प्रेशर घटेगा, और एरिया घटाओगे तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। इस स्टेटमेंट को याद कर ले। प्रेशर इक्वल टू होता है 1 अपॉन एरिया।
एरिया बढ़ाओगे प्रेशर क्या होगा, घटेगा, और एरिया घटाओगे प्रेशर क्या होगा। समझ में आया? नहीं आया भाई? लेकिन अगर फोर्स बढ़ाओगे तो प्रेशर, और फोर्स घटाओगे तो प्रेशर भी दिक्कत है। देखिए प्रेशर को फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं। अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ प्रेशर, बताओ फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट कहलाएगी, और इसी को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्कल। समझ में आया नहीं है? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, पास्कल। समझ में आया नहीं है भाई? देखो इधर, देखो इधर देखिए, फिर रुकिए, नोट करने के लिए मैं दूंगा। सर प्रेशर जो होता है फोर्स अपॉन एरिया है। फोर्स बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, एरिया घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर। देखिए आपके जो बैक के स्ट्रिप है, बैक के स्ट्रिप जो है वो आपके ब्रॉड है नहीं है? बैक के स्ट्रिप जो है वो ब्रॉड है। मुझे कोई दे दो एक बैक, इतना चैन ला के दे दो, दिख जाएगा ना अंदर क्या क्या है। इधर देखिए हम समझाते हैं। देखिए इसका इतना एरिया है, एरिया है नहीं है, इतना एरिया है। अरे इतना एरिया है इसका। अगर मान ले एक बंदे के पास बैग हो, इतना ही मास हो उसमें, इतना ही वेट हो, और वो बहुत पतला रस्सी हो यहाँ पे, बहुत थिन, तो उसका एरिया क्या है, कम है नहीं है? अगर एरिया कम है तो उसको प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा। और अगर इसका एरिया ज्यादा है तो हम इसको कंधे में रखेंगे तो प्रेशर क्या फील होगा, कम फील होगा। समझ में आया नहीं है? इसीलिए ये ऐसे बनाए जाते हैं, ऐसे पतले नहीं बनाए जाते हैं। इसलिए देखो ये पतला बनाया है, ये पतला बनाया नहीं है, ये तो नीचे इसका रोल थोड़ी है, ये ब्रॉड है नहीं है, इसका एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या लग रहा है कंधों में, कम लग रहा है। और ऐसे ही एक कहीं आपके पास मडी एरिया है जहां पर बहुत कीचड़ चढ़, बहुत मड है, फिसलन वाला एरिया है। अगर आप उस जगह पे अगर आप स्कूटी को ले जाओगे तो स्कूटी धंस जाएगी, क्योंकि स्कूटी का टायर का एरिया क्या है, कम है ना। स्कूटी का टायर का एरिया कम है, किसके कंपैरिजन में, वो जो बुलडोजर ट्रक होता है, बड़ा सा टायर वाला ट्रक, बड़ा सा टायर वाला है, समझ में आया? तो उसके टायर का एरिया क्या है, ज्यादा है, ब्रॉड है। अगर टायर का एरिया ब्रॉड है तो एरिया क्या है, ज्यादा है, तो प्रेशर क्या लग रहा होगा जमीन में, कम लग रहा होगा ना, इसलिए आसानी से चले जाएगा। आपकी स्कूटी वहां फंस गई है क्योंकि स्कूटी का टायर का एरिया क्या है, कम है, एरिया का मतलब प्रेशर क्या लग रहा होगा, ज्यादा, इसलिए जो है टायर फंस गया। दूसरा चाकू है ना, चाकू का जो एज होता है जिससे हम काटते हैं वो बहुत शार्प होता है, उसका एरिया क्या होता है, बहुत कम होता है ना, इसलिए जब उसको हम काटते हैं तो प्रेशर क्या लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा ना, एरिया कम है तो आसानी से कट जाता है। उसी में अगर एक ऐसा चाकू ले लो जिसका सरफेस रफ है, इसका मतलब उसका एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो ऊपर से प्रेशर कम लगाना पड़ेगा, मतलब कम लगेगा, और कम लगेगा तो आसानी से कट भी नहीं पाएगा। समझ में आया नहीं है? दिक्कत है, इसलिए सब कुछ सोच समझ के सब कुछ बनाई गई है। तो एरिया और प्रेशर का हमेशा रिलेशन इनवर्सली रहेगा। समझ में आया नहीं आया? दिक्कत है भाई, ये कहानी है, तुम्हारे किताब में सब लिखा हुआ है, ठीक है? एक बार आप रीडिंग, अब समझ में आ जाएगा। प्रेशर, ये प्रेशर का खेल है, प्रेशर एरिया के इनवर्सली है, प्रेशर फोर्स के डायरेक्टली है। समझ में आया? 1 मिनट के अंदर इसको लिखिए। नोट करिए जल्दी। दिक्कत है भाई? हैव यू नोटेड? जल्दी से नोट करिए।
मैं चेक करूंगा अभी 10 मिनट में चेक करूंगा मैं सब काम। घर जाके एक एक बार इसकी रीडिंग करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, पास्कल, PASCL, पास्कल। बातें हो रही हैं। इधर देखिए, अब जो है बात एटमॉस्फेरिक प्रेशर की करते हैं। इधर देखिए, अब जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर देखिए भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, अरे ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये हर बॉडी में प्रेशर लगा रहा है। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये हर बॉडी में प्रेशर लगा रहा है, जिसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस कमरे के ऊपर भी लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दुनिया में हर बॉडी के ऊपर ये जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ के ऊपर प्रेशर लगा रही है, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा क्यों हो रहा है? प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। मतलब अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आपको ये पता है एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एयर पार्टिकल प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर में एयर है नहीं है? उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, है या नहीं है? अरे क्या उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं? सर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, क्या उन पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास होगा? मास है नहीं है? अगर मास है तो वो अर्थ की तरफ खींच रहे होंगे अपने आप को। एक फोर्स लग रहा होगा उन पार्टिकल में, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कौन सा? अब वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स लग रहा है नीचे को। अब जहां पर फोर्स लग रहा है, कुछ ना कुछ एरिया होगा नहीं होगा? अरे होगा नहीं होगा? एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल प्रेजेंट हैं, वो किसी एरिया पे फोर्स लगा रहे हैं। इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आया नहीं आया? दिक्कत है? तो आज हम जो है इतना तक पढ़ते हैं। प्रेशर को हम लोग बहुत डिटेल में जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। देखिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेशर इनसाइड द लिक्विड। और लिक्विड के अंदर कोई चीज प्रेजेंट है तो उसमें लिक्विड प्रेशर भी लगेगा और एटमॉस्फेयर भी लगेगा। तो सारी बातें जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना?